हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ओके, दिस विल बी यूज़फुल फॉर बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो ग्रेविटेशन में क्या है, लेट अस सी। आपको वो फेमस एक्सपेरिमेंट याद होगा जहाँ न्यूटन क्या करते हैं, देखते हैं दिस इज़ अ ट्री। तो ट्री से व्हेन एन एप्पल इज़ फॉलिंग, इट इज़ फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो न्यूटन ने क्या सोचा? न्यूटन थॉट दैट सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज कॉजिंग द एप्पल टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो न्यूटन सोचा अगर एप्पल को अर्थ खींच सकता है तो मून को भी अर्थ खींच के रखता होगा। तो ही थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज नॉट प्रेजेंट देन द मून वुड फ्लाई अवे। ठीक है, ये सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द मून दैट इज गोइंग अराउंड इन सर्कल्स अराउंड द अर्थ। ओके, तो देखिए क्या होगा। इट इज बीइंग केप्ट इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। दैट इज व्हाट न्यूटन कंक्लूडेड। अदरवाइज ही थॉट दैट द मून वुड फ्लाई ऑफ इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो सम सॉर्ट ऑफ फोर्स इज कीपिंग द मून इन इट्स ऑर्बिट, है ना। दिस इज सिमिलर टू, पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक रस्सी बांधो ऑन अ पत्थर, ठीक है, स्टोन, टाई अ स्ट्रिंग टू अ स्टोन एंड देन रिवॉल्व इट अराउंड योर हेड लाइक दिस। वी विल मूव इट अराउंड। ठीक है, दिस इज द स्टोन एंड दिस इज वेयर यू आर होल्डिंग इट। ठीक है, दिस इज द मैन होल्डिंग इट and he is revolving it around his head. Okay, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ the stone is going in a uniform speed. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, but velocity is not uniform. Why is the velocity not uniform? Because direction change हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब there is a change in direction. There is a change in direction of the stone, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म घूम रहा है सर्कल में, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, है ना। मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा मीन्स व्हाट? एक्सेलरेशन को हमने क्या डिफाइन किया था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा, है ना। तो द स्टोन इज अंडरगोइंग एन एक्सेलरेशन ऑल्सो। तो एक्सेलरेशन है मीन्स व्हाट? एक्सेलरेशन है मीन्स अ फोर्स इज ऑल्सो देयर, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू, क्या किया था हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा स्टोन का तो सम फोर्स इज being experienced by the stone. तो ये stone, what type of force is it experiencing? This stone is experiencing a force towards the inside. उस force को बोला जाता है centripetal force. Centripetal force. तो ये centripetal force is experienced by the hand. ठीक है, जो string हम घुमा रहे हैं सर के ऊपर, the string से, through the string, that force is being experienced by our hand and that force is keeping the stone in the circular motion. और छोड़ देंगे, suddenly if you release the stone, क्या होगा? It will fly off. ऐसे it will fly off in a tangential direction. ठीक है, so this shows that some sort of force is keeping it in the circular orbit. तो इस force को बोला जाता है centripetal force. Okay, तो न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया फ्रॉम हिज थॉट्स एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, दैट उसी से आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो व्हाट डज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से? लिख लीजिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट द फोर्स
that is acting between the moon and the earth, that force is proportional to the product of the masses of the two. इसका मास अगर हम कैपिटल M लेंगे, इसका मास अगर हम स्मॉल m लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस क्या होगा? m इंटू m, है ना. सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. किसका मास? द मासेस ऑफ द टू बॉडीज. प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them, distance between the two bodies. ठीक है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, suppose that is d, so that distance, okay, inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, तो ये कैसे आया? लेट अस स्टडी दैट. पहले स्टडी कर लेते हैं हाउ वी गॉट दिस. तो ही सेड व्हाट? फोर्स इज प्रोपोर्शनल, दैट फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज is proportional to the product of the two masses. That means proportional to m into m, product of the two masses, दोनों का multiplication. And also said that this force is also inversely proportional. That means 1 by लिखेंगे, 1 by d square, inversely proportional to the square of the distance between them. d अगर distance है दोनों के बीच, that is we take the distance from the center of the moon to the center of the earth. ओके, दैट इज द डिस्टेंस. सो इन दोनों के बीच जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, को 1 बाई लिखते हैं हम लोग, तो 1 बाई डी स्क्वायर, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करके लिख सकते हैं combining the two, we can write that this force is proportional to m into m into 1 by d square. दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फिर भी प्रोपोर्शनल रहेगा, है ना. नाउ अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग हटा के वी विल ट्राई टू ब्रिंग एन इक्वल साइन. इक्वल साइन लाने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट को हमने ले लिया, सपोज g, इट्स वैल्यू इज g ले लिया, तो सो क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू g इंटू m by distance का square. So this is the universal law of gravitation when expressed in a mathematical form. ठीक है, and this g जो है इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. लिख लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है बाय एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट करके हम लोग जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो जी का वैल्यू व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.67 इंटू 10 to the power -11, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपका एग्जाम में. तो ये न्यूमेरिकल जो भी आएगा वी विल ट्राई एंड सॉल्व. अभी कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल करके दिखाएंगे आपको, देन यू विल फाइंड इट ईजियर. ओके, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. अब और भी करेंगे हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. न्यूमेरिकल करने से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग द चैनल. ओके, अब देखते हैं कुछ समथिंग एल्स. वी हैव स्टडीड, दिस इज द ग्राउंड एंड अ स्टोन इज फॉलिंग. स्टोन
और एप्पल भी ले सकते हैं, इसका मास है m. सो दिस इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ. वाई डज इट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ? क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, है ना. तो दिस फोर्स, वी नो दैट दिस फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. इन दिस केस एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दिस बॉडी जिसका मास है m, दैट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, उसका फोर्स विल बी इक्वल टू m इंटू जी, स्मॉल जी, वेयर स्मॉल जी क्या है? इज द ग्रेविटेशनल acceleration due to the gravitational force of attraction. Okay, this is the value of g. अब हमने थोड़ा पहले किया था that the force of attraction of the earth will cause this body to fall towards the earth. तो ये मून भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है. तो in that case what did we just now study? We studied that the force is equal to gmm by d square, where d is the distance from the center of the earth to a. Okay, so agar this is the case, if this is the case, we can write the force m into g, जो force खींच रहा है इस एप्पल को या स्टोन, whatever it is, this force m into g is equal to gmm by r square लिख सकते हैं, और d square where d is the distance. मास ये कौन सा है? मास ऑफ द स्मॉलर बॉडी. तो इस केस में मास है स्टोन का मास m. तो m कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड. सो व्हाट आर वी गेटिंग? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g आ रहा है, g का वैल्यू वी आर गेटिंग इज इक्वल टू g इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, where d is the distance of the stone from the center of the earth. ओके, तो g का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट वी विल सब्सटीट्यूट यहाँ वैल्यू ऑफ g 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डाल देंगे. देन m इज द मास ऑफ द अर्थ डालेंगे, और यहाँ लेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ. वाई? ये डिस्टेंस फ्रॉम हियर द अर्थ सेंटर से जो डिस्टेंस है, दिस विल टेक जस्ट एज द रेडियस ऑफ द अर्थ. वाई? बिकॉज दिस डिस्टेंस, ये जो हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दिस डिस्टेंस h अगर लेंगे तो h इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. उसीलिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द स्टोन होना चाहिए था कि क्या? r प्लस h होना चाहिए था, है ना. बट h इतना स्मॉल है, दिस इज नेग्लेक्टेड. सो टोटल डिस्टेंस d इज जस्ट टेकन एज r. d इज टेकन एज r बिकॉज h इज वेरी स्मॉल. ओके, h को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज रेडियस ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस हाइट. ओके, नाउ जस्ट इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ पुट कर देते हैं. यहाँ क्या है? मास ऑफ अर्थ, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 24. एंड रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 8. 6.4 इंटू 10 टू द पावर 8. ओके, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? दिस इज रेडियस, इसका स्क्वायर होगा. ओके, सो ये पुट कर देंगे तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी. तो वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करके देखिए, इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आया? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g. ओके, नाउ लेट अस डू अ फ्यू न्यूमेरिकल्स. अब देखिए बुक में जो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइजेस में से देखिए नंबर 16 करेंगे. लुक एट नंबर 16. क्या बताया गया है देखिए आप.
calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of earth is equal to 6 into 10 to the power 24 kg दिया हुआ है and mass of sun is 2 into 10 to the power 30 kgs. Okay, the average distance between the two, that is between the sun and earth, दे दिया गया है, that is 1.5 into 10 to the power 11 meters. Okay, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने को कहा गया है. तो यू नो व्हाट द फॉर्मूला वाज. चलिए सबसे पहले फोर्स लिखेंगे, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज इक्वल टू क्या था, दैट फोर्स वाज इक्वल टू G इंटू एम डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस स्क्वायर, है ना. तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है G, कैपिटल G, उसका वैल्यू क्या था, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 था. कैपिटल M इज द मास ऑफ द सन. तो मास ऑफ द सन देखिए क्या दिया गया है, लेट अस लुक अप. मास ऑफ द सन बताया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg. सो 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg इज द मास ऑफ द सन. मास ऑफ द अर्थ कितना बताया गया है, मास ऑफ द अर्थ बताया गया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24. 6 इंटू 10 टू द पावर 24. ओके, दैट डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस लेंगे वो हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं. क्यों? बिकॉज डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, तो उसका एवरेज डिस्टेंस दिया गया है तुमको, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स दिया गया है. ओके, तो चलिए फटाफट इसको कैलकुलेशन कर डालिए. इस कैलकुलेशन आप अगर करेंगे तो इट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू अराउंड 3.56 के करीब आएगा, या 3.6 लिख सकते हैं आप इसको, इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन्स विल बी द फोर्स. अब कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके देखिए, चेक करिए वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर. सो दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द सन एंड द अर्थ. समझ में आ गया? Okay, now let us look at another problem. Okay, number 15 देखिए. A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity of 40 meters per second. G का वैल्यू दे दिया गया है 10 meters per second square. Okay, find the maximum height reached by the stone, and then what is the net displacement and the total डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन. तो पहले आपको मालूम है, तो इस केस में क्या होगा, वी आर थ्रोइंग द स्टोन अपवर्ड्स. एक मिनट में रब कर लेता हूं बोर्ड को, देन वी कैन कंटिन्यू. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू. तो व्हाट आर वी डूइंग, स्टोन को हमने ग्राउंड से ऊपर के तरफ फेंका है विथ अ सर्टेन वेलोसिटी. आपको मालूम है दैट द स्टोन इज ऑलवेज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, है ना, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो क्या होगा, स्टोन विल गो अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस. सर्टेन डिस्टेंस जब जाएगा, मैक्सिमम हाइट जब रीच करेगा, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0. ठीक है, देन द स्टोन विल अगेन फॉल बैक टू द अर्थ. तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको बताया गया है, इनिशियल वेलोसिटी वाज 40 मीटर्स पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने थ्रो किया है, स्टोन को ऊपर थ्रो किया है, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर्स पर सेकेंड दिया गया है. तो आपको फाइंड करना है, जी का वैल्यू दे दिया गया है, जी इज इक्वल टू 10 लेंगे. आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड, फाइंड कर लेते हैं पहले. सो दैट विल बी इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो A आई विल टेक एज G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, GT स्क्वायर हो गया. सो मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी आपका था, क्या था, इनिशियल वेलोसिटी वाज 40, है ना, 40.
टाइम आपको नहीं मालूम। और जी का वैल्यू व्हेन यू आर गोइंग अप, जी इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए नेगेटिव होगा। सो इट विल बी -10 हो जाएगा, -10/2, -10/2 टी स्क्वायर, दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ओके, तो हमको टी का वैल्यू पहले फाइंड करना है, टाइम। सो विच फॉर्मूला वी विल यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस हाफ u प्लस at जो था, एक्सेलरेशन इन केस दिस केस विल बी g, तो g लिखेंगे ओके इन प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी हमको मिलेगा व्हेन आई हैव रीच्ड द टॉप, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 40 था। ओके, एंड g का वैल्यू व्हेन इट इज गोइंग अप, g का वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो हो गया -10t। therefore 10t is equal to 40 and t is equal to 40 divided by 10 is equal to 4 seconds. So 4 seconds is the time taken to go from the ground to reach the maximum height, जहाँ जाके उसका velocity 0 हो जाता है, maximum height reached. Okay, so this value I will put here in this equation. So maximum height reached is equal to height reached, maximum height reached. समझ में आ रहा है? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज कमेंट्स में पूछिए। मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज इक्वल टू, यहां हमने वैल्यू डालना है, इज इक्वल टू 40 इंटू 4, 40 इंटू टी का वैल्यू आ गया था 4, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू टी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर है ना, t into 4 square, तो maximum height reached is equal to 180, this is 160, 40 into 4 160 minus 4 square is 16, 16 5s are 80, तो कितना आता है आपका, is equal to 80 meters is the maximum height reached। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आ रहा है, ऊपर गया 80 मीटर्स, नीचे भी आया 80 मीटर्स, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the stone is equal to 160 meters है ना। 80 गया ऊपर, 80 आया नीचे, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, यहां से थ्रो किया गया था, ऊपर गया, फिर ऊपर से ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ नीचे की तरफ आ गया, सो फाइनल पोजीशन यहां आ गया स्टोन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0 है ना। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वाज 0 बिकॉज इट इज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। समझ में आ रहा हो ना? तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, आ रहा हो तो, और डाउट्स है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Please like and subscribe the channel. We will be doing all the chapters. Displacement आ गया आपका 0. Why? अगर why पूछा गया तो आप क्या बोलेंगे? Because it has come back to the stone, has come back to original position. समझ में आया? Okay. तो इस चैप्टर को और हम कंटिन्यू करेंगे. We will do some more numericals in this chapter. Okay, and relative density भी बाकी है, थोड़ा सा कर लेंगे, very easy, and then we will do Archimedes principle also. Okay, so watch the next video, it will come up soon, and thank you for watching students. Bye bye.